To the Amazing Show channel. I hope you are well and fine. आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ बातें मेज़रमेंट के बारे में और उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आता है मेजरमेंट चैप्टर 1 फर्स्ट प्रेजेंटेशन। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो: मेजरमेंट फर्स्ट, फिजिकल क्वांटिटीज सेकेंड, मास थर्ड, यूनिट्स ऑफ मास फोर्थ एंड मेजरमेंट ऑफ मास फिफ्थ। अगर आपको इस पाँचों में समझाऊंगा टॉपिक और अगर आपको किसी में भी दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और मैं आपको उसका जवाब या उस पर एक वीडियो बना के आपको उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट, व्हाट इज़ मेज़रमेंट? पहला आप मेज़रमेंट सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा व्हाट इज़ मेज़रमेंट, या आपके एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ मेज़रमेंट। यहाँ तीन ये डेफिनेशन है, आप इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं इट इज़ द एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग, एंड देन आप लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं नहीं तो सेकंड है द साइज लेंथ और अमाउंट ऑफ समथिंग एस्टैब्लिश्ड बाय मेजरिंग, और थर्ड है इट इज़ द एक्ट ऑफ डिटरमिनिंग अ टारगेट साइज लेंथ वेट कैपेसिटी और अदर एक्सेप्ट। आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। मैं कोई भी आपका जो मन आपको जो इजी लगे तीनों में से कोई एक। चलिए मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ। पहला, इट इज़ द एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग। इसका मतलब है कि मेज़रमेंट एक तरीका है किसी चीज़ को नापने का या तौलने का। जैसे कि वो क्लॉथ है, मतलब कपड़ा है, तो वो कपड़ा कितने का है तो आप उसे नापिएगा तो पता चलेगा वो 75 मीटर का है। तो ऐसे। फिर सेकेंड बता रहा है द साइज लेंथ और अमाउंट ऑफ समथिंग एस्टैब्लिश्ड बाय मेजरिंग। सेकेंड बता रहा है कि द साइज मतलब कि जो लंबाई, चौड़ाई, प्राइस, ये सब और समथिंग हम लोग पता लगा सकते हैं ओनली बाय मेजरिंग। जैसे कि आपको कोई क्लॉथ दिया गया है, आप बोले कि उसका लेंथ बताओ तो आपको पता नहीं होगा, आप पहले मेज़र करिएगा उसको, फिर ना आपको पता चलेगा कि वो उसका क्या लेंथ है, साइज़ है, क्या होता है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है। फिर थर्ड है इट इज़ एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ टारगेट साइज लेंथ कैपेसिटी और अदर सब। यहाँ इसका मतलब भी वही है कि ये एक तरीका है और टारगेट को क्लियर करने का। मतलब कि देखिए ये एक तरीका है डिटरमाइनिंग अ टारगेट, मतलब कि ये एक तरीका है जिससे हम लोग साइज़ लेंथ कैपेसिटी और अदर एक्सेप्ट को उसका टारगेट या उसका लेंथ किसी चीज़ का लेंथ ये सब पता लगा सकते हैं। यही यहाँ पर जैसे कि आप यही मतलब है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि वो कितना लीटर दूध है तो आपको पता नहीं है तो आप उसका कैपेसिटी नापिएगा तो वो आ जाएगा कि ये 5 लीटर दूध है या 2 लीटर दूध है। वही यहाँ पर बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो स्मॉल से स्मॉल तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपका वो वहीं पर रिप्लाई दूंगा या नया वीडियो बना के, अगर वो थोड़ा बड़ा हो तो नया वीडियो बना के आपको वहाँ पर लिंक ज़रूर दूँगा, आप देख लीजिएगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ डू वी मेज़र। हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? तो बहुत सारे मशीनें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को मेज़र करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने फ़ोटोज़ लगाया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं। फिर वो है फिर मेज़रिंग टेप है, फिर क्लॉक है, और इधर कोरोना का वक्त है तो हर जगह आपने थर्मल स्कैनिंग देखा होगा जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, वो है। फिर एक कप है मेज़रिंग करने के लिए, और एक वोल्टेज मीटर है वोल्टेज नापने के लिए। तो यही सब से हम लोग मेज़र करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए जैसे कि वो हो रहा है बीम बैलेंस तराजू, उससे भी हम लोग मेज़र करते हैं मास को। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है नया टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़?
सो यहाँ 3 पॉइंट, आपको तीनों पॉइंट ज़रूर से आपको करना होगा। सिर्फ मेज़रमेंट में ही आपको 1 पॉइंट याद करना होगा या समझना होगा। यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ का 3 पॉइंट, आपको तीनों पॉइंट एकदम अच्छी तरीक़ा से समझना होगा। पहला पॉइंट, इट इज़ द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, etc। सो पहला फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होता है जैसे कि आप देखिए सॉरी, आप बोलते हैं कि वो 75 मीटर का है, वो 3 लीटर्स है। तो यहाँ पर जो लीटर्स, टेम्परेचर, मास, टाइम जो आ रहा है, जैसे कि 35 किलो, तो जो किलो आ रहा है पीछे में, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो नापा जा सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं। तो अब आगे बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। देखिए, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम, मास को आप नाप सकते हैं कि नहीं, लेंथ को आप नाप सकते हैं कि नहीं, तो वही सब फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 भाग होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। देखिए, हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए लेंथ नाप रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं 75 सेंटीमीटर cm। तो उसमें जो 75 है वो एक यूनिट है और cm है वो एक मैग्नीट्यूड है। जैसे कि कॉल लीजिए 3 लीटर्स, तो जो लीटर है वो मैग्नीट्यूड है और जो 3 है वो यूनिट है। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, if a length of a student is 104 cm, then 104 is the numerical magnitude and cm is the unit of measurement। वही बात जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्टूडेंट का लेंथ नापिए, अगर वो 104 सेंटीमीटर आया तो 104 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि कभी भी अल्फ़ाबेटिकल मैग्नीट्यूड नहीं होता है। और जो cm है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। चलिए आगे। फिर यहाँ पर एक टेबल है जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करता है। तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ का 2 भाग होता है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होता है कि जो अपने आप से मेजर से निकले, मेजर से जो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि किसी पर निर्भर नहीं हो, अपने से निकले। जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब कोई ऑब्जेक्ट से निकलता है। टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी रहता है वो किसी चीज़ पर निर्भर रहता है, किसी चीज़ से निकाला जाता है। कि अगर मान लीजिए स्पीड है तो आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम करना होगा, आपको पढ़ा होगा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में वही है। आप अगर मान लीजिए आपको स्पीड, मतलब कि स्पीड जो है वो निर्भर है डिस्टेंस और टाइम पे। अगर आपको टाइम नहीं मालूम है, सिर्फ डिस्टेंस मालूम है, तो आप स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। वही एक और है डेंसिटी। अगर आपको मास नहीं मालूम है तो आप वॉल्यूम मालूम है तो आप डेंसिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो वही सिर्फ 2 काइंड आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। अब आता है नया टॉपिक, मास। व्हाट इज़ मास? आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत दिक्कत होता है वेट और मास में। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात है, आपको एक चीज़ करना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत रहा तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। अगर आपका दिक्कत, डाउट सब क्लियर हो जाए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, मैं बनाने का सोच रहा हूँ। और जो पार्ट 2 आएगा वो मैं लिंक में दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। सो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मास? सो मास क्या है? तो हम लोग देखते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। आप इतना नहीं ध्यान दीजिए क्या है, ये सब आपका दिमाग ख़राब करेगा। देखिए मास क्या है, जो आप वेट नापाने जाते हैं कि मेरा कितना वेट है, 33 किलो है, 40 किलो है, तो वो मास होता है। आप बोलेंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है, वेट भी तो वही होता है, लेकिन गलत है। वेट ग्रेविटेशनल पुल होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी रस्सी को खींच रहे हैं तो आप उसको ताकत से खींच रहे हैं, तो जो ताकत, वही ताकत से जो जब पृथ्वी हम लोग को खींचता है उसको वेट बोलते हैं, समझे? और जैसे कि अगर नहीं सुनना है तो मान लीजिए अगर आप खड़े हैं कहीं तो आपका बॉडी का तो वेट ज़रूर होगा, मास, भारीपन, लेकिन आपको और खींच रहा है तभी ना, हवा में नहीं उड़ रहे हैं। अगर नहीं खींच रहा होगा तो आप हवा में उड़ते होंगे। तो खींच रहा है आपको नीचे, तो जितना ज़ोर से वो खींच रहा है उसी को बोलते हैं। जो मास होता है हम लोग का बॉडी का रहता है। जब भी हम लोग वेट नापाने जाते हैं, मान लीजिए आ जाता है 33 किलो, तो अब वो असल में आपका ओरिजिनल मास नहीं होता है। मास प्लस उसमें और कुछ भी होता है,
ग्रेविटेशनल मतलब कि आपको भी तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा होगा, तो वो भी उसमें ऐड होता है। तो इसलिए आप कभी नहीं सोचिएगा कि सिर्फ वो मेरा मास है। और फिर नेक्स्ट, द मास ऑफ अ बॉडी इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द पोजीशन ऑफ बॉडी। जैसे कि आपने बताया, मैंने बताया कि जो मास होता है आपका भारापन, वो कहीं पर भी आप मून चांद पे चले जाइए तो चांद पे आप जानते हैं कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है पृथ्वी से, लेकिन आपका मास कभी चेंज नहीं होगा, आपका भारीपन नहीं। लेकिन अगर वहाँ जाइएगा तो आप क्या होगा कि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रहा हो बहुत कमज़ोर हो, बहुत कम खींचेगा, तो आपका असली मास वहाँ पर पता चल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 60 है, तो वहाँ जाइएगा तो आप 6 किलो के होंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा मास 6 है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ना के बराबर होता है। चलिए चलते हैं आगे। अब आता है मास का थोड़ा एग्जाम्पल, तो चलिए देखते हैं। A glass full of water is lighter than a jug full of water because the jug has more quantity of water than a glass. Thus the mass of water in a jug is more than in a glass. देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक गिलास ले लीजिए और एक जग ले लीजिए, दोनों में वाटर भरी है, तो दोनों में भारी कौन होगा? जग होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसका जो उसमें जो पानी भरा वो ज़्यादा है, उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ वहाँ बोला जा रहा है कि जो मास है मतलब कि भारापन है वाटर का, वो ज़्यादा होगा जग में। Next a spoonful of sugar is lighter than a container full of sugar, and that is where the mass of sugar is container is more than that in a spoon. यही चीज़ वहाँ बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा चीनी लीजिएगा पूरा भर के चीनी लीजिएगा तो पूरा भरा हुआ चीनी ना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यूनिट्स ऑफ मास। सो ऐसा यूनिट आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरा दुनिया में चलता है, तो ऐसा यूनिट मास का होता है किलोग्राम। आप वेट का सूत्र क्या होता है, बचपन से आपने पढ़ा होगा वेट का किलोग्राम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेट का न्यूटन होता है और ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको दिमाग में एकदम घुसा लीजिए कि 1 किलोग्राम इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि बोल रहा है 1 किलोग्राम का इतना भार होगा जितना भार 1 लीटर का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, कोई और डिग्री सेल्सियस नहीं, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस उतना भारी होगा 1 किलोग्राम। फिर देखते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ किलोग्राम। तो द सब मल्टीपल्स आप लोग जानते ही होंगे, 1 मीटर इज इक्वल 1 मीटर, 1 हेक्टामीटर, डेकामीटर। तो वही सब यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम्स होता है, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम्स होता है, 1 टन 10 क्विंटल्स होता है। तो ये सब आप याद भी कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं, तो ये आप पर निर्भर करता है। यही है सब मल्टीपल्स। अब आता है मेज़रमेंट ऑफ मास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम लोग मास को मेज़र करें। तो पहले चलिए इंट्रोडक्शन देते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड मास। चलिए पहला पॉइंट बोलता है कि जो मास ऑफ अ बॉडी, जो भारापन है मतलब कि जो भारीपन है, वो एक उसी के बराबर। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप चीनी खरीदने जाते हैं, तो आपको चीनी तौल कर देता है वो बीम बैलेंस पे, तराजू पे। तो एक तरफ चीनी रखता है और एक तरफ एक स्टैंडर्ड यूनिट रखता है। मान लीजिए 1 किलो है तो 1 किलो का भट्टा कुछ बोलते हैं वो रखता है, तो वही स्टैंडर्ड यूनिट होता है। मतलब कि उस कितना भारी है उसके बराबर में रख के देख सकते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है बेटा स्टैंडर्ड मास। नेक्स्ट, द कंपैरिजन इन मेड विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। यही चीज़ है कि तराजू से, ये एक बीम बैलेंस तराजू को बोलते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं मास का। यह एक फिजिकल बैलेंस आता है जो एकदम छोटा होता है। अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको छोटा सा एक दिखता है जहाँ पर सोना होता है, तौल आता है, लेकिन आजकल वो चलता नहीं, आजकल सब डिजिटल मशीन ले लिया है। Measurement of mass. The body whose mass is to be measured is kept in one pan of either of the balance and standard weights are kept on the other pan. आपको वही बोला, आप 1 किलो चीनी लेने जाइएगा तो जो दुकानदार होता है वो एक तराजू पे एक तरफ चीनी रखता है, एक तरफ वो 1 किलो का कुछ रखता है, भट्टा रखता है, जी स्टैंडर्ड मास का वेट रखता है कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए और जो पॉइंटर है वो वर्टिकल हो, जिससे हम लोग को पता चले कि वो 1 किलो चीनी का मास है। अब देखिए अब है नेक्स्ट बीम बैलेंस। तो यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं कि सबसे टॉप को पॉइंटर बोलते हैं जो, और फिर जो स्केल टाइप का उसके बीम, और ये लेफ़्ट पेन और ये राइट पेन। चलिए पॉइंट्स देखते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट बीम ऑफ मेटल सपोर्टेड बाय अ लूप टाइप।
अरेंजमेंट एट इट्स सेंटर। ये बोल रहा है कि एक स्ट्रेट मेटल का कुछ स्ट्रेट मेटल रहता है जो लूप टाइप, मतलब कि एक पॉइंट मतलब कि एकदम सीधा रहता है एट इस सेंटर। लूप टाइप मतलब कि एक पॉइंटर उसके ऊपर रहता है और वो एकदम सेंटर में रहता है। जैसे अरेंजमेंट ऐसा बनाया जाता है कि वो एकदम सेंटर में हो और ना हिले। अगर मान लीजिए दोनों तरफ कुछ ना हो कुछ सामान, तो वो एकदम वर्टिकल हो, एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम इधर ना हो और ना इधर गिरे, लेफ्ट ना राइट, सिम सीधे। यह यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंटर इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द बीम विच इज़ फ्री टू मूव इन दी लूप। यही बोला जा रहा है कि पॉइंटर जो होता है एकदम बीच में होता है, जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं दोनों तरफ कि वो बीच में। फिर बोलता है two exact similar planes are suspended from the ends of a beam at equal distance from the center of the beam। ये बोल रहा है कि जो पैन होता है दोनों तरफ पैन लगाया जाता है इक्वल डिस्टेंस पे कि दोनों हॉरिजॉन्टल रहे, और जब कोई सामान उसका जो कोई सामान रखा जाए बांस नापने के लिए तो वो नाप सके। नेक्स्ट है द पैन्स हैव द सेम वेट एंड आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो बोल रहा है कि जो पैन होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, मतलब इक्वल वेट का होता है। वेट मतलब कि उसका मास इक्वल होता है और उसको ग्रेविटेशनल पुल भी एक जैसा खींचता है कि वो दोनों इक्वल हो, और वो दोनों जो स्ट्रिंग से लगता है वो दोनों भी दोनों तरफ इक्वल होता है। नेक्स्ट है when no object is placed on the beam, the beam should be horizontal position and pointer should be in vertical position that is not slanting on the either side। मैंने वही आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दोनों तरफ नहीं रखा हुआ हो तो वो पैन दम हॉरिजॉन्टली रहे और जो पॉइंटर हो दम वर्टिकली पोजीशन में रहे और कोई भी तरफ स्लैंटिंग नहीं हो, मतलब कि झुका हुआ नहीं हो। मैंने आपको पहले ही बताया। अब आते हैं फिजिकल बैलेंस में। देखिए फिजिकल बैलेंस ऐसा होता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें बहुत लेबलिंग होता है। इसमें है फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन साइंटिफिक वर्क ऑफ मेजरिंग द मास ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर वेयर अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड। तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी ज्वेलरी शॉप में यूज़ होता है छोटा छोटा ये गोल नापने के लिए, क्योंकि अगर आप बीम बैलेंस लीजिएगा तो बीम बैलेंस पे तो आप मिलीग्राम और ग्राम तो नहीं नाप पाइएगा उतना छोटा छोटा, तो ये मदद करता है ज्वेलर्स को नापने के लिए। फिर बोलता है इट इज़ यूज्ड इन फाइंडिंग द मास ऑफ अ डायमंड और अ टाइनी पीस ऑफ गोल्ड। जैसे मैंने बताया कि ये टाइनी पीस जैसे 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड 1 मिलीग्राम ऑफ डायमंड ये सब नापने में मदद करता है, लेकिन आजकल ये बंद होते जा रहा है और डिजिटल मशीन आते जा रहा है। अब जाके आप कोई भी ज्वेलरी शॉप पर जाइएगा तो आप ज़रूर हो सकता है कि आप देख सके, क्योंकि आजकल ये यूज़ उतना नहीं होता। सो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने मैंने जो बोला था वो टॉपिक सारा क्लियर हो चुका है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी एकदम हल्का चीटी भर का भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और आपको वेट और मास में तो अंतर हर हाल में पता चल गया होगा, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ऑल पर ले जाइएगा, क्योंकि कि जब भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ और समझाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।